रिमांड देने से पहले मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो पूछे पुलिस अफसर से कि क्या कारण था, आपने क्यों अरेस्ट किया, क्या ऑब्जेक्ट था आपका अरेस्ट करने का, ऐसा ये क्या परिवार था कि भागने वाला था, ऐसा कोई रीजन था, या ये टेम्परिंग की कोई आपके सामने बात आई थी, FIR में कोई ऐसे एलिगेशन है, क्यों आपने अरेस्ट किया। पिछले 10 साल में आए हैं जिसमें कि मैंने देखा है कि साथ पुलिस ने हमें उठा लिया, रात भर बिठाए रखा, 16 महीने का शिकायत क्यों नहीं की, पुलिस साहब शिकायत नहीं की, क्यों शिकायत नहीं की, सर पुलिस किसी और को ना उठा दे, सबूत इकट्ठे करके जाए कि इसलिए ये FIR झूठी है। खाली वकील की राय पर कोई क्वेश्चन फाइल कर दिया उसमें नहीं जाना चाहिए, उसको सबूत इकट्ठे करने चाहिए। जो प्रथम दृष्टया FIR हुई है वो इन वजहों से झूठी है, ये इन वजहों से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये औरत इन वजह से मुझे ब्लैकमेल कर रही है, वो सारे सबूत लेकर के वो सब हाई कोर्ट जाए, अपनी प्रार्थना करे कि साहब ये FIR मेंटेनेबल नहीं है, तो प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है, इसको खत्म किया जाए। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लोगों के बीच में ही ऐसे लोग हैं कि ये पैकेज डील करते हैं। करेक्ट। कोई औरत आई और उसको पैकेज डील बता दी कि 498 12 DV Act 125 और ये तमाम मुकदमे कहते 4-6 आप फाइल कर दीजिए, इतनी हमारी फीस हो गई, और वो एक ड्राफ्ट करा देते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि ये वास्तव में हस्बैंड ब्रेकअप क्या है, बजाय इसके कि हम काउंसलिंग करके उन दोनों को बताए, दोनों को बुला के बिठा के समझा के वापस भेज दें और परिवार बच जाए, इसके बजाय हम अपने प्रोफेशन में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वो 4 मुकदमों का पैकेज दे देते। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। हजारों की संख्या में आप हमें कॉल कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, अपनी कानूनी परेशानियों को लगातार बता रहे हैं। तमाम उलझनों को लेकर आप हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सम्मानित एडवोकेट से तमाम विषयों पर राय लेते हैं और अपनी कानूनी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। इस बीच लगातार हमको एक फोन आ रहा है जो कि विषय हमने कई बार उठाया है, 498A की FIR यानी कि उसके मिसयूज को लेकर लगातार पुलिस उसका मिसयूज कर रही है, और न्यूमरस जजमेंट यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि साहब पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अरनेश कुमार से लेकर और 2023 तक के अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड तक के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि आप नियम कायदों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें लगातार फोन आ रहा है, और सबसे ज्यादा अगर बेजा इस्तेमाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जहां FIR होने के साथ ही पुलिस प्रताड़ित कर रही है, परिवार को उठा रही है, पिता को, माता को उठा रही है। तो आज इसी पूरे मसले पर हम बातचीत करने के लिए आ गए हैं। योगेश भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पेशे से वकालत करते हैं और पिछले 4 दशक यानी 40 साल का एक बड़ा अनुभव, आपराधिक बड़े मामले कर चुके हैं, हाई प्रोफाइल केसेस कर चुके हैं। तो योगेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। सर, मैं सबसे पहले चाहूंगा, चूंकि 198 के मिसयूज को लेके कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि ये कानूनी आतंकवाद फैला रहा है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि 498 कैसे आ रहा है, पूरे एक तरह से पूरे पैकेज में आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो एक मैटर पर सुनवाई करते कहा कि परिवार के 13 लोगों को फांस दिया, क्या कोई जानवर बचा है जिसको आपने नहीं शामिल किया हो। तो 498 का मिसयूज। लेकिन एक सीरीज ऑफ जजमेंट है जहां अरनेश कुमार से लेकर स्पष्ट रूप से गाइडलाइन है कि 7 साल या 7 साल से कम के मामले में आप अरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस का वही रवैया जारी है। क्या कहना है आप? मैं ये कहूँगा कि पुलिस निश्चित रूप से जाती कर रही है। 498 के केसेस में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जी। प्रतिवाद सिद्धांत आपने माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद के, माननीय उच्चतम न्यायालय के भी तमाम हैं निर्णय, आप खुद ही जान रहे हैं और रेफर कर रहे हैं उन जजमेंट्स को। जी, मेरा ये कहना है कि पुलिस अरेस्ट कर रही है, हम कहाँ उसकी शिकायत कर रहे हैं, हम कहाँ प्रतिरोध कर रहे हैं, हम ये तो गाना गा रहे हैं कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन कोई भी अगर उठाया गया है तो आदमी क्यों शिकायत नहीं करता कि पुलिस ने गलत उठाया। 20 केसेस पिछले 10 साल में आए हैं जिसमें कि मैंने देखा है कि साथ पुलिस ने हमें उठा लिया, रात भर बिठाए रखा, 16 महीने का शिकायत क्यों नहीं की, पुलिस साहब शिकायत नहीं की, क्यों शिकायत नहीं की, सर पुलिस किसी और को ना उठा दे। तो अब इस भय से अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे ही नहीं, किसी के संज्ञान में लाएंगे ही नहीं कि छोटा अधिकारी गलत कर रहा है, तो आप कैसे रिलीफ पा पाएंगे। करेक्ट। आपको शिकायत तो करनी ही चाहिए तुरंत। अब तो व्हाट्सएप का माध्यम है, ईमेल का माध्यम है, आप पुलिस को
फोन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है, स्पेशल कॉल कर सकते हैं, और इन सबकी रिकॉर्डिंग मौजूद रहती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि रिकॉर्ड नहीं हो। आपकी शिकायत जायज जानी चाहिए कि ये मेरे साथ गलत हुआ है। मुश्किल ये है कि अपने स्वार्थ में या किसी वजह से हम अगर शिकायत नहीं कर रहे या भय की वजह से, तो वो तो हमने त्यागना ही होगा। हम खाली एक पक्ष को दोष नहीं दे सकते। पुलिस का अपना रवैया है, अपना पुलिस की ट्रेनिंग की बहुत बड़ी कमी है हमारी यूपी में। पुलिस के व्यवहार में बहुत कमी है। करेक्ट। इधर कुछ सुधार आया है, लेकिन वास्तव में अभी पूरा सुधार नहीं है। पुलिस के व्यवहार इतना खराब है कि अच्छा भला आदमी थाने में जाने से डरता है, अपनी रिपोर्ट कराने से डरता है। ठीक है। इस अवस्था में जहां तक बात गिरफ्तारी की है, पुलिस को ये क्वेश्चन, क्योंकि एक पुलिस वाले का घर का हर व्यक्ति पुलिस में नहीं है, मान लीजिए उसके परिवार के साथ होता है, तो उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्यों इस मुकदमे में, जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय कह चुका है कि 7 साल से कम के अपराध में आप अरेस्ट नहीं करेंगे। योगेश सर, एक काम कर लेते हैं हम अपने दर्शकों के लिए बहुत आसान करने के लिए। मैं अगर पुरुष का नाम मनीष रख दूं, मनीष के खिलाफ, मनीष की 1-2 साल पहले शादी हुई, पत्नी के साथ डिस्प्यूट हो गया, घर गई, पिता और भाई और सब लोगों ने मिलकर कहा कि एक काम करो, 498 की FIR कर दो। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक पूरी प्रोसीडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उसको भी वायलेट करके पुलिस ने FIR कर दी। अब योगेश जी, जो आम व्यक्ति है, जो जानना चाहता है कि मनीष इस मामले में प्रथम दृष्टया क्या करेगा, वो आप थोड़ा सा प्रक्रिया एक बार बता दीजिए कि इस तरह की झूठी FIR, अगर झूठी FIR है और उसके संज्ञान में आ गई है, तो उसके पास एक सूरत तो ये है कि वो उस FIR की नकल, पक्की नकल लेके हाईकोर्ट क्वेश्चन में जाए, ठीक है, ये FIR गलत है, और वो सब सबूत इकट्ठे करके जाए कि ये FIR झूठी है। खाली वकील की राय पर कि क्वेश्चन फाइल कर दिया, उसने नहीं जाना चाहिए, उसको सबूत इकट्ठे करने चाहिए। जो प्रथम दृष्टया FIR हुई है वो इन वजहों से झूठी है, ये इन वजहों से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये औरत इन वजह से मुझे ब्लैकमेल कर रही है, वो सारे सबूत लेकर के वो सब हाई कोर्ट जाए, अपनी प्रार्थना करे कि साहब ये FIR मेंटेनेबल नहीं है, तो प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है, इसको खत्म किया जाए, निरस्त किया जाए। ठीक है, एक सूरत तो ये है। दूसरा, अगर 498 है, 7 साल से कम की सजा है, तो उसको न्यायालय में हाजिर होकर के अपनी बात रखनी चाहिए, पूरी बात रखनी चाहिए और बेल करा लेनी चाहिए, इससे जैसे ही मालूम पड़े, क्योंकि 7 साल से कम में कोई कोर्ट अब जेल नहीं भेज रही। ठीक है, पुलिस वाले कर सकते हैं बदमाशी, लेकिन कोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोर्ट कोई मजिस्ट्रेट ऐसा कर रहा है तो उसके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट को उसकी शिकायत की जाए और दे शुड टेक एक्शन, सीरियस एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अगेंस्ट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। करेक्ट। तो मेरा कहना ये है कि या तो बेल कराए, मुश्किल ये है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लोगों के बीच में ही ऐसे लोग हैं कि ये पैकेज डील करते हैं। करेक्ट। कोई औरत आई और उसको पैकेज डील बता दी कि 498, 12 DV है, 125 और ये तमाम मुकदमे कहते 4-6 आप फाइल कर दीजिए, इतनी हमारी फीस हो गई, और वो एक ड्राफ्ट करा देते हैं। और वो ये भी नहीं पता होता कि ये वास्तव में हस्बैंड ब्रेकअप क्या है, बजाय इसके कि हम काउंसलिंग करके उन दोनों को बताए, दोनों को बुला के बिठा के समझा के वापस भेज दें और परिवार बच जाए, इसके बजाय हम अपने प्रोफेशन में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वो 4 मुकदमों का पैकेज दे देते और फाइल करा देते हैं और बाद में अनेक परेशान होते हैं। करेक्ट। अरनेश कुमार के मैं जजमेंट का हवाला, मैं आप लगातार इस वीडियो के नीचे में आपको जितने भी जजमेंट जो योगेश सर बता रहे हैं, वो लगातार हम इसके पूरे जजमेंट आपको डाल देंगे। आप कोई जजमेंट देखना चाहे, पढ़ना चाहे, तो वो जजमेंट है। अरनेश कुमार 2013 का जो जजमेंट आया, उसने बहुत क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 7 साल तक की सजा के किसी भी ऑफेंस में आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहां लेकिन शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयु अगर सेटिस्फाइड है, आयु को लगता है कि इसकी गिरफ्तारी जेन्युइन है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, विक्टिम को धमका सकता है, तो वो अरेस्ट कर सकता है। यही अरनेश कुमार ने कहा है। इसका योगेश जी सबसे बड़ा पुलिस एक तरह का फायदा उठाती है, क्योंकि आपने जैसा कहा, और क्या आप मेरी बात से निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे कि क्या हुआ कि अरनेश कुमार के एम्बिट में वो 498 है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आयु जिस दिन गिरफ्तारी कर रहा होता है तो वो दुनिया के कारण लिख देता है और उसको व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। लेकिन जो आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि कोर्ट का सेटिस्फेक्शन, वो थोड़ा सा बताइए। करेक्ट, और जरूरी है रीजन उससे लिखे अरेस्ट के या न अरेस्ट करने के, दोनों सूरत में उसको रीजन देने हैं। पुलिस ऑफिसर को अगर अरेस्ट कर रहा है तो भी रीजन देना है, अरेस्ट नहीं कर रहा है, गिरफ्तारी नहीं, और बाकायदा लिखित देना है। ये खाली रीजन उसको देने नहीं है,
लिखित देने हैं रीजन को, और इनको कोर्ट की जिम्मेदारी है फिर वो देखे कि जो रीजन दे के आ रहे हैं क्या वो सच है कि नहीं है, क्या उनके जो रीजन दिए हैं उसके लिए कोई साक्ष्य हिस्सा रिकॉर्ड पर है कि जो रीजन लग रहा है रीजन टू बिलीव है कि नहीं देयर वाज अ नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट ऑफ दिस पर्सन। करेक्ट। अगर उसकी अरेस्ट की जरूरत कोर्ट समझता है कि नहीं थी, क्या जरूरत थी अरेस्ट करने की? कोर्ट हैज टू मेक द क्वेरीज एट द टाइम ऑफ गिविंग रिमांड, नॉट एट द टाइम ऑफ गिविंग द बेल। करेक्ट। रिमांड देने से पहले मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो पूछे पुलिस ऑफिसर से कि क्या कारण था, आपने क्यों अरेस्ट किया, क्या ऑब्जेक्ट था आपका अरेस्ट करने का, ऐसा ये क्या परिवार था कि भागने वाला था, ऐसा कोई रीजन था, या ये टेम्परिंग की कोई आपके सामने बात आई थी, एफआईआर में कोई ऐसे एलिगेशन है, क्यों आपने अरेस्ट किया? Unless until the magistrate is satisfied, he should not remand the accused who has been arrested or put before him. तो मेरा ये कहना है कि खाली जिम्मेदारी एक पुलिस अफसर डाल के हम बच नहीं सकते। उसके ला के अंदर बहुत से प्राविधान है जिसको कि मैजिस्ट्रेट को भी देखना है, और हम सब लॉयर्स की फैटर्निटी की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं। तो 498 के मामले में अगर एंटीसिपेटरी, जैसा आपने कहा कि उसके कॉग्निजेंस में आ गया है कि मेरे खिलाफ पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करती है, एंटीसिपेटरी बेल को लेकर मतलब क्या रुख चलता है? एंटीसिपेटरी बेल उस पर लागू नहीं होगी जी। 7 साल से कम पनिशमेंट है, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल आपकी खारिज कर दी जाएगी। जाइए रेगुलर बेल ले लीजिए, ये कहा जाएगा। ठीक है। और रेगुलर बेल भी आप समझते हैं कि नहीं लेनी चाहिए तो आप क्वेश्चन में जाइए, हाई वो इशू 482 सीआरपीसी। करेक्ट, जाइए क्वेश्चन के लिए। एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन से लागू नहीं होंगे। 7 साल से कम अगर सजा है तो रमेश कुमार और समान जजमेंट आज तक के जजमेंट 2023 तक के ये कह रहे हैं कि आप उसको जेल नहीं भेजेंगे। पावर ऑफ अरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, नीड ऑफ अरेस्ट, व्हाई यू आर अरेस्टिंग हिम। जो योगेश सर बात कर रहे हैं 482 क्वेश्चन, बहुत लगता है कि हाईकोर्ट हम कैसे जाएंगे, हाईकोर्ट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? नहीं, आपको रीजन देने, और बेहतर अगर आप रीजन देंगे तो क्वेश्चन जा सकते हैं। देखिए, मैं बहुत साधारण सी बात आपको समझाना चाहता हूं, और आपको जब आपके हजारों की संख्या में कॉल आते हैं तो मैं आपसे कहता हूं एफआईआर 1 घंटे में हो गई, निपटने में 10 साल लगेगा, तो जो 10 साल का दंश है वो आप झेलते रहेंगे। 482 में जाके आप उस दंश से बच जाएंगे। योगेश जी, 482 आप क्या लगता है कि कोर्ट को सेटिस्फाई आप कर लेते हैं, या एक ऐसा लेंदी प्रोसेस है कि हाईकोर्ट जल्दी देता नहीं? क्या अनुभव कहता है आपका? पेंडेंसी आपको सब पता है कि पूरे देश में क्या हालत है पेंडेंसी। करेक्ट। टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आपका केस 498 तक नहीं बनता, उसके इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाई नहीं करते आप, पहले तो 498 को समझना बहुत जरूरी है। 498 दहेज प्रक्रिया ऐसा नहीं है। 498 का पर्पस ही दूसरा, ऐसा प्रताड़ना की जाए कि वो ड्रैग करे जिसे सीरियस इंजरी के लिए, या पड़ेगा। आप खाली अगर लिखाते आए दहेज क्या माना था, प्रताड़ित किया, ये सब कुछ नहीं, ये एलिगेशन जनरल एलिगेशन है। आप शब्दों को यूज करके ऑफेंस की एम्बिट में नहीं आ सकते। आपको एविडेंस देनी पड़ेगी, और हाईकोर्ट को या रिमांड देने वाले मजिस्ट्रेट को ये पूछना पड़ेगा कि वो कौन सी साक्ष्य थी जिससे आपको ये लगा कि 498 का केस बन रहा है। जनरली आम आदमी तो उस एफआईआर के कंटेंट से ही डर जाता है ना, वो जो एफआईआर में लिखाया गया उस कंटेंट को ही देख के वो डर जाता है कि ये क्या है आरोप, कमी है। और मिसगाइडेड है आदमी, क्योंकि उनको प्रॉपर राय और प्रॉपर सलाह वकीलों द्वारा, हमारी वेटरनरी द्वारा नहीं दी जाती। हम अपने प्रोफेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, बजाय इसके कि हम उसको सही निर्णय तक पहुंचा दे और सही बात बता रहे। ये बहुत दुविधा है। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको थोड़ा जोड़ दूं, वो मैं जजमेंट डाल दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर इज नॉट एनसाइक्लोपीडिया, सब कुछ नहीं है वो। यहां तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट का 2 तरह से था, क्या उसकी कंटेंट अपने आप में सब कुछ है, या अगर थोड़ी भी बात लिख दी है तो क्या पूरा उसको एम्बिट में लाया जाएगा? नहीं, एफआईआर अपने आप में प्रथम सूचना है, तो ऐसा नहीं है कि आप एफआईआर देख के डर जाएं। योगेश सर, एफआईआर कितना, चूंकि आजकल तो बहुत कैलकुलेटेड एफआईआर दी जाती हैं, आपको क्या लगता है कोर्ट के सामने 482 में जाने के बाद आप कैसे उसका एकदम डिफेंस करेंगे वहां जाकर? असल में जो एफआईआर एक लेमैन की लिखाई होती है, वो बोलती है कि मैं वाकई प्रताड़ित आदमी तरह लिखाई गई है, और एक एफआईआर जो कंसल्टेशन से लीगल ओपिनियन लिखाई जाती है, वो बोलती है कि मैं लीगल ओपिनियन से लिखाई गई। दिखाई पड़ता है कि वो एफआईआर कोई भी जज जुडिशियल अफसर जिसको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है वो पढ़ के समझ लेगा कि ये एफआईआर लीगल कंसल्टेशन से की गई है, या किसी व्यक्ति की अपनी वेदना है जो उसने व्यक्त की है। करेक्ट।
और अगर कोर्ट को ये मालूम पड़े, एहसास हो कि ये वेदना नहीं है बल्कि ये एक मोडस ऑपरेंडी है परिवार को परेशान करने के लिए या परेशान न भी करने के लिए, खुद को उस परिवार से अलग करने के लिए, क्या हम लड़की कहीं से उसका अफेयर था, माँ बाप ने शादी कर दी, वहाँ शादी नहीं हुई, लड़की ने जाके वहाँ तांडव मचा दिया और कह दिया 498 का मुकदमा दिखा दिया कि मैं अलग कर दूं। तो मेरा ये कहना है कि इन परिस्थितियों को भी कोर्ट को देखना चाहिए। और अगर ऐसी बातें हैं और वास्तव में आज तक ऐसा ही हो रहा है, स्टेटस सिंबल की वजह से परिवार अपनी बेटियों की शादी उनकी बिना मर्जी की अगर कहीं कर देते हैं तो ये परेशानियां निश्चित बहुत से केसेस में आ रही हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आज से 15 साल 20 साल पहले एक एक फैमिली कोर्ट एक जिले में हुआ करती थी, आज 20-20 कोर्ट हैं और अच्छे अच्छे परिवार वहाँ खड़े हुए हैं इन झगड़ों के लिए। करेक्ट। कोई समझाने वाला नहीं है। परिवार का मतलब ये है कि एक परिवार के टूटने का मतलब ये है कि समाज के कोने का टूटना। आप परिवार तोड़ते, किसकी कोशिश होती है कि परिवार बन जाए? फैमिली कोर्ट में जज साहब 10-5 मिनट समझाते हैं, उनके पास समय नहीं होता, इतने मुकदमे होते हैं, बाहर है, पेंडेंसी है, बेचारे क्या करें? काउंसलर जो है, मेडिसिन सेंटर्स जो है ना, वहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं। हर आदमी इंटरेस्टेड है एक पार्टी में, दूसरी पार्टी में। सवाल ये है कि काउंसलिंग ऐसी हो कि जो जिले के अच्छे वकील हो, सीनियर वकील हो, जो रिस्पेक्टेड फैमिलीज के हो, उनको मेंबर बनाया गया और वो काउंसलिंग करे। करेक्ट। फैमिली कोर्ट का जो मकसद था वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। फैमिली कोर्ट इस कारण नहीं है कि आपको अपराध की सजा दे। फैमिली कोर्ट का मतलब है पति पत्नी में कोई विवाद हुआ और फैमिली कोर्ट आगे बढ़ के दोनों के विवाद तो एक तरह से सुलझाएगी, नहीं सुलझाएगी तो उसके लिए विकल्प बने। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं सबूत देने की बात, कलेक्शन ऑफ एविडेंस अपने आप में एक बहुत मेजर चीज है। सबूत लाएंगे कहां से? घर परिवार के बीच में हो रही, पति पत्नी के बीच में हो रही बात, सास बहू के बीच में हो रही बात, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कितना आप क्रूशियल मानते हैं और कैसे? फिर भी हमारे जो दर्शक हैं या मनीष के उदाहरण में, मनीष उस कलेक्शन ऑफ एविडेंस को कैसे करेगा, कैसे वो एक्वायर करेगा? भाई शादी हो के आई बेचे, और शादी होने के बाद मनीष जी एयर टिकट करा करके सिंगापुर अपने बीवी के साथ हनीमून मनाने चले गए जी। हनीमून के सब फोटो, सब कुछ एविडेंस है और सब कुछ उसके पास है। ये सब घूमे फिरे आए थे और यहाँ पर वापस लौट आए। घर आते ही घर में उन्होंने बताया कि साहब आज आप बहू खाना नहीं बनाएगी या कुछ नहीं काम करेगी, किसी ने टोक दिया मान लीजिए, तो उन बातों को आप क्रूएल्टी नहीं कहेंगे। फैमिली को की बातचीत को आप क्रूएल्टी में इक्वलेंट ट्रीट नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई घर में बातचीत हुई भी है, फैमिली में, हर फैमिली में होती है, किसमें नहीं होती? इवन जजेस की फैमिली में नहीं होती। करेक्ट। खाली ऑर्डर ह्यूमन बीइंग की नहीं होती, हर एक की फैमिली में होती है। तो उन बातों को इसमें ट्विस्ट करके कन्वर्ट कर देना कि क्रूएल्टी में और प्रताड़ना में और डिमांडदारी में, ये योगेश सर जो बात कह रहे हैं वो आप समझ लीजिए। कर्नाटक हाईकोर्ट का हम जजमेंट इसी वीडियो के नीचे डालेंगे, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पेसिफिक कहा घर में हो रही छोटी मोटी बातें जो कहा सुनी है छोटी मोटी, वो कहीं क्रूएल्टी के दायरे में नहीं आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कितना महत्वपूर्ण है और कलेक्शन, जैसे आजकल के युग में व्हाट्सएप है या सीसीटीवी कैमरा है या मोबाइल रिकॉर्डिंग्स है, हाईकोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। होना भी चाहिए सीसीटीवी कैमरे लगे, क्योंकि आजकल इसलिए नहीं, शादी होने के पहले से लगे थे, इसलिए नहीं कि डीवीआई को लगवा दिए। शादी होने के पहले सीसीटीवी कैमरे लगे, घर की एक्टिविटी उसमें मान लीजिए कंट्रोल हो रही है और पूरी की पूरी ऑब्जर्व की जा रही है, तो अभी तो मालूम पड़ेगा कि क्रूएल्टी हुई। खाली आप पे जबानी कह देने से क्रूएल्टी हुई, और क्रूएल्टी की आप FIR पढ़े, कम से कम 100 में से 85 FIR में हीरो होंडा मोटरसाइकिल मांगते थे, सोने की चेन मांगते थे, 2 लाख में मांगते थे। भाई हीरो होंडा वालों को सेल बढ़ा दी, मारुति कार की सेल बढ़ा दी आपने एडवर्टाइजमेंट करके, क्या है? वही एक पूरा का पूरा साइक्लोस्टाइल टाइप की FIR आ जाती है और सब इसमें पुलिस जाती है, परेशान करना शुरू करती है, और पुलिस का पर्पज भी आप सब समझते क्यों करती है। ठीक है, ठीक है। एक आम क्वेश्चन है योगेश सर, बड़ा मतलब ये कहा जाता है कि आपने बाय द वे अगर व्हाट्सएप चैट निकाल ली है या इस तरह का सीसीटीवी कुछ निकाल लिया है, प्राइवेसी का उल्लंघन है। क्या अदालत के सामने इस तरह की कोई बातें आती हैं, और आती हैं तो कैसे आप लोग उसका बचाव कैसे करते हैं? उल्लंघन तो वो है जब आप दोनों की बातें आप दोनों नहीं चाह रहे। हाँ, आप खुद ही तो कह के आ रहे हैं कि ये हुआ, हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, प्राइवेसी को उल्लंघन कहा है। आप भी तो वो प्राइवेसी को डिस्क्लोज करके आ रहे हैं FIR में कि साहब ये हमारे हस्बैंड ने ये किया, हमारे हस्बैंड ने 373 कर दिया, हमारे हस्बैंड ने ये कर दिया, हमारे हस्बैंड ने ये कर दिया, तो यू आर इन्फ्रिंजिंग द प्राइवेसी ऑफ योरसेल्फ।
आप हस्बैंड की प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी, अपने नेचर्स को आप गंदी तरीके से लेके आ रही हैं, अपराध बना के लेके आ रही हैं, या कोई व्यक्ति लेके आ रहा है, तो उसके पास क्या सच्चा रहा है? उसके पास ये है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी उसके पास कागज है वो दिखाए। मतलब यहाँ एविडेंस अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपको देना है और दे सकते हैं, और कानून मान रहा है, अदालतें उसको स्वीकार कर रही हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आगे इसके बढ़ूंगा। मनीष का तो एक राय, मनीष के परिजन आजकल 354 लगा देना, 376 बना देना, जिससे कि अरनेश कुमार के आप एम्बिट से तुरंत बाहर निकल जाओ। 377 लगा दी, 376 लगा दिया, और जैसे ही आप एम्बिट से बाहर निकले आपने परिवार के भाइयों को भी फंसा लिया। परिवार कैसे अपने आप को सुरक्षित करे? 80-80, 90-90 साल के माता पिता को लपेट दिया है, जिसमें इस तरह की रिपोर्ट होने के बाद भी परिवार ने कोई एप्लीकेशन इस बात की किसी अथॉरिटी को नहीं दी कि ये एफआईआर झूठी और फर्जी कर दी गई है। आपको अपनी ये बात तो कहनी ही चाहिए थी ऑफिसर्स को कि ये एफआईआर गलत है और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। दैट शुड बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हिच यू हैव विद यू, व्हिच आर डिस्प्रूविंग द एलिगेशंस गिवन इन द एफआईआर। एफआईआर के एलिगेशंस को जो बात झूठी साबित कर रही है, उसकी एविडेंस आपको दरखास्त के साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या सीसीटीवी फुटेज या सीडीआर या कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या व्हाट्सएप मैसेजेस है, वो सब आपको उसके साथ देने ही चाहिए। आप क्या करते हैं? एफआईआर हुई और आप उस एफआईआर के जो डर है, भय है, आप उसमें बैठे रहते हैं। योगेश सर कह रहे हैं जो बात आपको समझनी पड़ेगी, आपको तुरंत इंटीमेट करना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी कि ये एफआईआर झूठी है, और वही अदालत में काम आएगा। योगेश सर, होता क्या है जी कि आपको जनरली अभी तक ये है कोर्ट्स में कह दिया जाता है कि ये आपका डिफेंस है, ही जस्ट प्रूव इट एट द टाइम ऑफ डिफेंस, ट्रायल आएगा आप डिफेंस साबित करिएगा। करेक्ट। उस परेशानी को पार पाने के लिए आप अपने वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को इनिशियल स्टेज पर पुलिस अदालत को दीजिए कि इन पॉइंट्स पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इट इज नॉट ओनली द एफआईआर, इट इज द एविडेंस व्हिच इज टोटली कनेक्टेड टू दिस केस, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। भाई ये एविडेंस इसी केस से यदि आरोप संबंधित है, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन हो, इट शुड बी मेड पार्ट ऑफ द केस। तो कोर्ट फिर ये नहीं कह पाएगी कि अब इसको पड़ेगी, बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ केस डायरी, इट्स ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन कोर्ट हैज टू रीड। सवाल ये है कि हम लोग खुद ही नॉलेज के बिना इतने किस ढंग से काम कर रहे हैं, वो सही दिशा नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो जो महत्वपूर्ण बात उठाया योगेश सर ने, वो आपको थोड़ा सा समझने वाली चीज है। एक तो एफआईआर होने के बाद आप चुपचाप न बैठें, आप बकायदा उस एफआईआर को खत्म कराने का प्रयास करें। 482 सीआरपीसी में जो आजकल सपोर्ट कर रहा है, आप, मैंने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम न्यूमरस जजमेंट आ चुके हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि लीगल टेररिज्म और 1908 मींस लीगल टेररिज्म आप बढ़ा रहे हैं। जी जी, मैं क्यों कह रहा हूँ, 482 से भी पहले एक और स्टेज है। जी, हम अगर पुलिस को, हर अथॉरिटीज को अप्रोच करते हैं और कहते हैं ये एविडेंस है जिससे ये सारे फ्रिवलेस हैं, मान लीजिए उसके बाद 4 तारीख को इसने, मेरे हस्बैंड ने मुझे घर पर मारा, शाम 4 बजे मारपीट की, और 4 तारीख को हस्बैंड साहब वहां से बरेली के बैठे थे, कानपुर में नहीं थे, बरेली में थे, अपने एक केस में गए हुए। तो वो अगर वो उसके पास एविडेंस है तो ही मस्ट गिव इट टू द अथॉरिटीज। क्या देखिए मैं 4 तारीख को यहाँ पर था ही नहीं, और ये कह रही है मारा है, तो इसकी कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, कोई मेडिकल नहीं कराया गया। ये कह रही है उसके बाद इन्होंने ये कह दिया था मेरा 370 हुआ, तो मेडिकल कहाँ है, कौन सी एविडेंस है जो कह रही है 370 हुआ? तो ये सारी बातें आपको अपनी रखनी पड़ेगी पुलिस अथॉरिटीज के सामने कि साहब ये इसलिए ये एफआईआर हो गया फॉर फॉलोइंग रीजंस, दिस एफआईआर इज फॉल्स विदाउट सपोर्ट। अगर ये योगेश सर जो बात कह रहे हैं, वो कई हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि महिला जो आरोप लगाती है वो कम से कम जांच योग्य, प्रोबेबल कम से कम होने चाहिए, जांच योग्य तो होने चाहिए कि आपने एक कल्पना करी और आपने एलिगेशन लगा दी, वो नहीं, जांच योग्य होने चाहिए, तभी वो आगे चल पाएगा। इससे जी, और फिर अगर वो आपकी एप्लीकेशन और वो आपके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पुलिस के पास अथॉरिटीज के पास पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि साहब इसको इन पॉइंट्स पे भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, बीचों केसेस में कराया, मैंने एप्लीकेशन दिया, उस पर जांच हुई है, और अगर जांच नहीं की पुलिस ऑफिसर ने, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग, फिशी अबाउट द केस। करेक्ट। तो उन पे अगर जांच हो जाएगी तो कम से कम सारी बात दोनों पक्षों की आ तो जाएगी। कोर्ट को निर्णय खाली एक को सुनने के बाद नहीं करना है, कोर्ट को निर्णय करना है पूरी साक्ष्य को, समुचित साक्ष्य को
उस केस के संबंध में, उस अपराध के संबंध में देख करके तब निर्णय करना है। करेक्ट। तो इसलिए आप हमारी बात को आप ये कहकर के नहीं काट सकते कि सब डिफेंस आएगा तब देखा जाएगा। आपका हमारा जो केस आएगा, हमारा डिफेंस जो आएगा, और इनिशियल स्टेज पे आपको दे रहे हैं, आप इस पे इन्वेस्टिगेट करिए वेदर दिस इज फॉल्स और दिस इज फॉल्स। आज का जो वीडियो था उसका मकसद साफ तौर पर था, योगेश सर का जो अनुभव है कम से कम 498 और 7 साल तक की सजा के मामले में, जो सर ने बताया कम से कम 498 का उदाहरण लेके कि कैसे जीरो से, यानी कि FIR रजिस्ट्रेशन से लेकर और पूरे ट्रायल तक आप कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे लगातार ईमेल और वेबसाइट दी जा रही है, मोबाइल नंबर भी दिया जा रहा है। अगर फिर भी योगेश सर से आप बात करना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, या आप अपने केस में लगे हैं और लगातार आपको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो डिफीट हो, तो आप बात कर सकते हैं और बेहतर कानूनी सलाह पा सकते हैं। योगेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर को आपने समय दिया, आपके अनुभव से निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं उनको लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं